हेलो एवरीवन, विद्यालय एकेडमी के लक्ष्य मैराथन सीरीज फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ एंड सेट लॉ फॉर जून 2026 अटेम्प्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले सेशन में यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पार्ट था वो कवर कर लिया था। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पार्ट है मतलब कि 3 टॉपिक 8, 9, 10 कवर करने वाले हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और साथ ही जूरिस्प्रूडेंस की वीडियोस अभी तक ना देखी हो तो आपको उसकी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू join our Telegram channel and Discord server to get all the study material in different regional languages. You can also WhatsApp us for other inquiry. आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहती हूँ कि लक्ष्य मैराथन के अंदर हम एक लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक को थरली और इन डिटेल कवर करने वाले हैं। ये जो भी टॉपिक्स इस सेशन में कवर होंगे आपको उसके हाई यील्ड 20 to 30 MCQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दिए जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही लक्ष्य मैराथन सीरीज के अंदर जो भी स्टडी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन समझते हैं डिफरेंट जूरिस्ट के व्यू पॉइंट से। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है आइवर्ट जेनिंग्स। इनकी जो डेफिनेशन का व्यू पॉइंट था वो फंक्शनल था। इनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एक ऐसा लॉ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। ये 3 चीजें डिटरमाइन करता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मतलब कि वो कैसे बनेगी, उसके पावर्स क्या होंगे और उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। नेक्स्ट जूरिस्ट है डाइसी। इन्होंने इसे थोड़ा सा नैरो पर्सपेक्टिव से देखा। इनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एक ऐसा लॉ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के राइट्स और लाइबिलिटीज को डिसाइड करता है। अब जो ये डाइसी थे वो रूल ऑफ लॉ के सपोर्टर थे एंड जो फ्रांस का ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट थे। इस वजह से इनका जो पूरा फोकस है वो किसके ऊपर था? ऑफिशियल्स के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है वेड। इनका कंट्रोल व्यू था। इनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन काम क्या है? गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करना। क्यों? जिससे कि सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज से बचाया जा सके। नेक्स्ट है के.सी. डेविस। इनका पूरा फोकस पावर्स एंड प्रोसीजर के ऊपर था। इन्होंने जुडिशियल रिव्यू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कि कैसे कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के काम को चेक करती है। नेक्स्ट है गार्नर, जिनका पूरा फोकस जुडिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर था। इनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसे रूल्स हैं जो कोर्ट लॉ की तरह रिकॉग्नाइज करती है और जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करती है। फिर है जेन एंड जेन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के काफी फेमस ज्यूरिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है स्ट्रक्चर, पावर, लिमिट्स, प्रोसीजर एंड सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडीज से अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिर्फ एक ऐसा लॉ नहीं है जो बुक्स में लिखा हुआ है, बल्कि ये जस्टिस इन एक्शन है। ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा पर्पस है पावर एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होना जरूरी है लेकिन वो उसके लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हमेशा अपनी लीगल लिमिट्स के अंदर ही काम करें और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। मतलब जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है तो जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं वो खतरे में आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल के राइट्स का प्रोटेक्शन
हो। और अगर कोई अथॉरिटी अपने पावर का मिसयूज या अब्यूज करती है, तो ये सब्जेक्ट आपको रास्ता दिखाता है कि आपको किस तरीके से जस्टिस मिल सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोर कंसर्न क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास पावर्स क्या है, वो उस पावर्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहे हैं, और अगर किसी ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया तो उसे ठीक कैसे किया जाएगा। मतलब ऐसे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फोकस करता है ऑर्गन्स ऑफ स्टेट यानी कि स्ट्रक्चर के ऊपर। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फोकस करता है फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, मतलब कि फंक्शन के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर। नेक्स्ट रीड करते हैं स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिर्फ एक लॉ नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटी को कवर करता है जो कि सिटीजन्स को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला है लॉ मेकिंग पावर्स, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक लॉ की बारीकियों को लिख सकें, इसलिए वो ये पावर या ये काम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को डेलीगेट कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये ध्यान रखता है कि जो अथॉरिटीज हैं वो अपने लिमिट से आगे बढ़ के लॉ ना बनाए। फिर जुडिशियल या फिर क्वेजी जुडिशियल पावर्स, ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये इंश्योर करता है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करें। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर कंसंट्रेशन। आज के टाइम में एग्जीक्यूटिव के पास बहुत सारी पावर्स हैं, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ये भी काम है कि वो ये ध्यान रखे कि जो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर है कहीं डिक्टेटरशिप में ना बदल जाए। उसके बाद जुडिशियल सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम रीड करते हैं जुडिशियल रिव्यू एंड रिट पिटिशंस को। फिर लाइबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कुछ भी गलती करता है तो लाइबिलिटी उस इंडिविजुअल के ऊपर होगी या फिर स्टेट के ऊपर होगी। ये सारी चीजें भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कवर होती है। फिर है सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कॉडिफाइड नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। और इसके सोर्सेज की बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। पहले दिया हुआ है जुडिशियल डिसीजन, मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। इन जजमेंट्स ने ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फाउंडेशन रखा है। फिर पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32, 136, 226 एंड 227 में। 32 में क्या है, जो हमने ऑलरेडी देखा, ये फंडामेंटल राइट है जिसमें हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। फिर है 136 स्पेशल लीव पिटीशन, 226 जिसमें हम रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, एंड लास्ट इज 227 हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। फिर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कौन सी मैगजीम के ऊपर बेस्ड है, उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका मतलब क्या है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। ठीक है, हमें पता है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डिफरेंस की बात करें तो दोनों के बीच में स्ट्रिक्ट डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का ही जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होता है, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर। इसके अंदर एक और मैगजिम है, सेलस पॉप्यूली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर इज सुप्रीम लॉ। ठीक है, मेटलैंड के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फोकस किसके ऊपर होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फोकस होता है फंक्शनिंग के ऊपर। फिर हुड फिलिप्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंसर्न होता है विद गवर्नमेंट एट रेस्ट, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंसर्न होता है गवर्नमेंट इन मोशन से। कीथ के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में
डिफरेंस करना इम्पॉसिबल है, और अगर आप ऐसा कोई अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो भी वो आर्टिफिशियल अटेम्प्ट है। नेक्स्ट रीड करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर लॉ बनाने की जो पावर होती है उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बेसिक मीनिंग समझें तो जब लेजिस्लेचर अपने लॉ बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव को दे देती है तब उससे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। और अगर इसके अंदर हम डिवीजन ऑफ वर्क देखें तो पार्लियामेंट पॉलिसी और आउटलाइन बनाता है, मतलब कि लॉ का जो एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, वो पार्लियामेंट बनाता है। वहीं एग्जीक्यूटिव जो है वो फ्रेम करता है रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होगी वो फ्रेम करता है एग्जीक्यूटिव। और इसकी जरूरत क्यों है? सी, आज के टाइम में जो लॉ है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, जैसे कि साइबर लॉ हो गया या फिर इन्वायरमेंटल लॉ हो गया। तो पार्लियामेंट के पास ना ही इतना टाइम होता है और ना ही इतनी टेक्निकल नॉलेज होती है। इस वजह से वो लॉ के अंदर जो डिटेल फिल करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि एक्सपर्ट्स को दे देते हैं। अब हम डिफरेंट जूरिस्ट के व्यू पॉइंट से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की डेफिनेशन समझें तो सेलमन के अकॉर्डिंग वो क्या है? लेजिस्लेशन बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, मतलब ऐसा लॉ जो सुप्रीम लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट ने नहीं बनाया बल्कि उसके नीचे काम करने वाली अथॉरिटी ने बनाया है। जस्टिस मुखर्जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेके एक कमेंट किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्सक्यूज है लेजिस्लेटर के लिए काम ना करने का, और एक शील्ड है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अपनी मनमानी करने का। फिर जेन एंड जेन के अकॉर्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के दो मीनिंग हो सकते हैं: द पावर एंड द रूल्स। पावर मतलब वो शक्ति जो कि लॉ बनाने के लिए दूसरे अथॉरिटी को दी गई है, और रूल्स मतलब उस पावर को यूज करके जो दूसरी अथॉरिटी ने रूल्स बनाए हैं। अब हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि पेरेंट एक्ट डेलीगेटिंग स्टैट्यूट। ये वो ओरिजिनल लॉ है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसके अंदर एक सेक्शन होता है यूजली लास्ट में जो एग्जीक्यूटिव को रूल्स बनाने की पावर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 295 बोर्ड को रूल्स बनाने की पावर देता है। एंड उसके बाद सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऐसे रूल्स रेगुलेशन एंड बाय लॉज जो पेरेंट एक्ट के अंदर सेक्शन दिया हुआ है उसकी पावर को यूज करके बनाए जाते हैं, और इसे ज्यादातर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का रिजल्ट माना जाता है। नेक्स्ट है वैलिडिटी। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की वैलिडिटी वहीं तक है जहां तक वो पेरेंट एक्ट के लिमिट्स के अंदर है। मतलब फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने आपको पावर दिया है फीस लगाने का, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टैक्स लगा देती है किसी चीज पे, तो वो वॉइड कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो पेरेंट लॉ के बाहर चला गया। अब कोर्ट हमेशा ये चीज चेक करती है कि जो डेलीगेटेड लॉ है वो पेरेंट एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा। अब जो जूरिस्ट थे वेड, उन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को नेसेसरी एविल कहा था। मतलब एक ऐसी बुराई जो ना चाहते हुए भी अब जरूरी हो गई है, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को तोड़ती है। बट जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक छोटी से छोटी टेक्निकलिटीज पे ध्यान दे। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन तीन थियोरीज से समझते हैं। एक है रेड लाइट थ्योरी, फिर ग्रीन लाइट थ्योरी, एंड लास्ट इज एम्बर लाइट थ्योरी। सबसे पहले समझते हैं रेड लाइट थ्योरी। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंटल पावर को कंट्रोल करना। ये लॉर्ड एक्टन के एक फेमस कोट के ऊपर बेस्ड है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी कि ये जो थियोरी है वो स्टेट के एब्सोल्यूटिज्म से डरती है और इसका पूरा फोकस इंडिविजुअल इंटरेस्ट और प्राइवेट राइट्स को प्रोटेक्ट करने पर होता है। साथ ही ये जो थियोरी है वो जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट की पावर्स को फेवर करती है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लिमिट में रहे। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट थियोरी। ये जो थियोरी है वो ग्राउंड रियलिटी को देखती है और रेगुलेटरी मेजर्स को फेवर करती है। इस थियोरी की फिलोसॉफी क्या है कि स्टेट का काम सिर्फ डंडा चलाना नहीं है, बल्कि
पब्लिक वेलफेयर भी है। ये थियोरी स्टेट के इंटरवेंशन को अलाउ करती है जिससे कि सिटीजन के राइट्स और सोशल वेलबींग प्रोटेक्ट हो सके। ये कोर्ट से ज्यादा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस या फिर भरोसा रखती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लॉ जो है वो डेवलपमेंट का एक टूल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट थियोरी जो थर्ड थियोरी है वो क्या बोलती है कि ना सिर्फ कंट्रोल और ना ही सिर्फ फ्रीडम, दोनों ही नहीं बल्कि दोनों का बैलेंस्ड अप्रोच यानी कि एम्बर लाइट थियोरी सही है, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था आर वर्सेस लैंडकैशर कंट्री काउंसिल एक्स पी यूडल्स्टन 1986 में दिया गया था। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अब पब्लिक लॉ अथॉरिटीज एंड कोर्ट के बीच में एक रिलेशन बन गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी आपस में दुश्मन नहीं है बल्कि एक ही एम के लिए काम कर रहे हैं, जस्टिस प्रोवाइड करना। अब कोर्ट तभी इंटरफेयर करती है जब प्रोसेस ही अनफेयर हो, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी फंक्शनल रहने देती है। ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को क्रिटिसाइज करने वाले ज्यूरिस्ट भी थे जिनका नाम था लॉर्ड हेवर्ट। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द न्यू डेस्पोटिज्म, जिसके अंदर इन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और उसे न्यू डेस्पोटिज्म कहा था। उनका ये मानना था कि जब पार्लियामेंट अपना लॉ बनाने का पावर एग्जीक्यूटिव को दे देती है तो ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। उन्हें ये डर था कि ब्यूरोक्रेट्स जब बिना किसी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के लॉ बनाएंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर खत्म हो जाएगा। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की बात करें तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड के हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला देखते हैं आर वर्सेस ब्रूरा 1878। इस केस में से हमें कंडीशनल लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट मिला था। इसी केस में से हमें ये लीगल प्रिंसिपल मिला था कि पार्लियामेंट पॉलिसी डिसाइड कर लेती है और टाइम और प्लेस डिसाइड करने का काम एग्जीक्यूटिव पर छोड़ देती है और इसे कंडीशनल लेजिस्लेशन कहा जाता है और ये वैलिड है। नेक्स्ट केस है जितेंद्र नाथ गुप्ता वर्सेस प्रोविंस ऑफ बिहार 1949। इस केस के अंदर ये इशू था कि क्या एक्ट की ड्यूरेशन बढ़ाना और उसमें मॉडिफिकेशन करने की पावर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करना वैलिड डेलीगेशन है। मेजॉरिटी व्यू जजमेंट ये आया कि एक्ट को एक्सटेंड करना या फिर एक्ट को मॉडिफाई करना एक एसेंशियल लेजिस्लेटिव एक्शन है जिसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता। इस वजह से इस डेलीगेशन को इनवैलिड कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है इन रे दिल्ली लॉज एक्ट 1951। इस केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद पार्लियामेंट ने पार्ट सी स्टेट्स लॉ एक्ट 1950 बनाया। इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया कि वो किसी भी लॉ को जो किसी स्टेट के अंदर पहले से है उसे पार्ट सी स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, अजमेर उनमें एक्सटेंड कर सकती है और साथ ही नेसेसरी मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। फैक्ट क्या थे इस केस के कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ये ओपिनियन मांगा कि क्या पार्लियामेंट अपनी लेजिस्लेटिव पावर इस तरीके से एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर सकता है। और इशू क्या था कि क्या पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को ये पावर दे सकती है कि वो किसी भी लॉ को रिपील या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेलीगेशन को वैलिड माना लेकिन उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट लिमिटेशन लगा दी। उनके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट अपनी लॉ बनाने की जो पावर है उसे डेलीगेट कर सकती है, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में लॉ इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि पार्लियामेंट हर छोटी डिटेल पे ध्यान नहीं दे सकती। तो लिमिटेशंस क्या थी कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट को जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो खुद परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि लॉ के अंदर पॉलिसी क्या होगी, लॉ का एम क्या होगा, ये पार्लियामेंट खुद फिक्स करेगी। दूसरा, एग्जीक्यूटिव को ये पावर नहीं दी जा सकती कि वो पार्ट सी स्टेट्स में जो पहले से एग्जिस्टिंग लॉ है उन्हें रिपील कर सके, क्योंकि ये पावर सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है। और तीसरा कि एग्जीक्यूटिव लॉ में मॉडिफिकेशन तो कर सकता है लेकिन ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता कि लेजिस्लेटिव पॉलिसी ही चेंज हो जाए। उसके बाद एक केस है सरदार
इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1957। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो जितेंद्र नाथ गुप्ता के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट आया था उसे ओवररूल कर दिया और ये कहा कि अगर लेजिस्लेचर ने पॉलिसी जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी है उसे फिक्स कर दिया है तो एक्ट को एक्सटेंड करने का पावर एग्जीक्यूटिव को दिया जा सकता है, क्योंकि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कैटेगरी में नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबिलिटी की कैटेगरी में आता है। और सेकंड एक और केस है हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960। ये दिल्ली लॉज एक्ट के बाद पहला ऐसा एक्ट था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेसिव डेलीगेशन के बेस पे किसी एक्ट को अल्ट्रा वायरस यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली एक्सेसिव डेलीगेशन है क्या। तो जब पार्लियामेंट अपना काम खुद ना करते हुए पूरा का पूरा काम एग्जीक्यूटिव्स पर छोड़ दे बिना किसी रास्ते या फिर गाइडलाइंस के, तो उसे एक्सेसिव डेलीगेशन कहते हैं। लॉ की पॉलिसी बनाना एंड लीगल प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करना लेजिस्लेचर का कोर काम है जिसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता। लेजिस्लेचर कैन नॉट डेलीगेट एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन जैसे कि पॉलिसी डिटर्मिनेशन एंड रूल फॉर्मुलेशन। तो डेलीगेशन अलाउड किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ एंसिलरी और इम्प्लीमेंटेशन फंक्शंस का, जैसे कि डेट्स क्या होंगी, फॉर्म्स कौन से होंगे, किस डेट पे इसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारे जो छोटे मोटे काम हैं उन्हें डेलीगेट किया जा सकता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव सोवेरेनिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अब उसके अंदर कौन से केमिकल्स को बैन करना है ये टेक्निकल पार्ट उन्होंने एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर दिया, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव ये कहे कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड करे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है या नहीं, तो ये एक्सेसिव डेलीगेशन है। नेक्स्ट समझते हैं अब्डिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। जब लेजिस्लेचर अपनी सारी पावर्स को सरेंडर कर देता है तो उसे कहा जाता है अब्डिकेशन, मतलब कि अपनी लेजिस्लेटिव सोवेरेनिटी को किसी और के हवाले कर देना। अब इसमें दो तरीके के अब्डिकेशन होते हैं। सबसे पहले पार्शियल अब्डिकेशन, जहां पर कुछ हिस्सा बिना कंट्रोल के दे दिया जाता है, और दूसरा है टोटल अब्डिकेशन, जहां पर पूरा लॉ मेकिंग का जो राइट है वो ही दे दिया जाता है। बेसिकली पॉइंट क्या है कि पार्लियामेंट अपने पैरेलल में कोई दूसरी लॉ मेकिंग बॉडी नहीं बना सकती, और किसी केस में अब्डिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये कोर्ट जो है वो केस टू केस डिसाइड करती है, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट केस दिया हुआ है इसके अंदर एक अरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1979। इस केस के अंदर इशू ये था कि क्या टैक्स की रेट एंड कैटेगरी को डिसाइड करने का पूरा राइट एग्जीक्यूटिव को देना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये चीज पता कैसे चलेगी कि कोई भी डेलीगेशन एक्सेसिव डेलीगेशन है या नहीं? तो उसके लिए दो टेस्ट हैं। पहला है डेलीगेशन ऑफ एसेंशियल फंक्शंस, मतलब क्या पार्लियामेंट ने पॉलिसी बनाई है? अगर नहीं तो वो लॉ इनवैलिड है। और दूसरा टेस्ट ऑफ गाइडेंस, कि क्या पार्लियामेंट ने कोई डायरेक्शन या गाइडलाइंस दी हैं एग्जीक्यूटिव को कि उन्हें ये पावर किस तरीके से यूज करनी है। अगर गाइडलाइंस मिसिंग है तो डेलीगेशन एक्सेसिव है। अगर इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर अफर्मेटिव है, यस में है, तो वो लॉ जो होगा वो इनवैलिड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर कर दिया जाएगा। और अगर दोनों के आंसर नेगेटिव है तो डेलीगेशन एक्सेसिव नहीं है। कोर प्रिंसिपल क्या है डेलीगेशन का? कि एसेंशियल फंक्शंस को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, एंसिलरी फंक्शंस को डेलीगेट किया जा सकता है। डेलीगेशन तभी वैलिड होगा जब पॉलिसी क्लियरली लेड डाउन होगी और स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हुए होंगे, और जुडिशियल रिव्यू में लॉ की शक्ल नहीं देखी जाती बल्कि उसका सब्सटेंस देखा जाता है। नेक्स्ट रीड करते हैं परमिसिबल डेलीगेशन, मतलब ऐसे कौन से काम हैं जो एग्जीक्यूटिव को देना एकदम वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे पहले कमेंसमेंट पावर, मतलब एक्ट को इन्फोर्स करने की डेट डिसाइड करना। अब पार्लियामेंट लॉ तो पास कर देती है लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज डाल देती है जो हमने अक्सर बैर एक्ट को रीड करते वक्त देखा होगा, दिस एक्ट शेल कम इनटू फोर्स on such date as central government may notify।
यहाँ पर लेजिस्लेटिव ने पॉलिसी बना दी और एग्जीक्यूटिव का काम ये देखने का होता है कि ग्राउंड लेवल पर रिसोर्सेज रेडी हैं या नहीं। ये पावर तभी वैलिड होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाले। सेकंड है सप्लाइंग डिटेल्स। पार्लियामेंट के पास हर छोटी डिटेल को लिखने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो सिर्फ एक स्केलेटन तैयार करते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है? फ्रेमवर्क तैयार करना, जनरल पॉलिसी फ्रेम करना, और वहीं एग्जीक्यूटिव उसके अंदर डिटेल्स फिल करते हैं। थर्ड है इंक्लूजन एंड एक्सटेंशन। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को पावर देती है कि वो कुछ लोगों को एक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक्ट के स्कोप को बढ़ा सकते हैं, और कुछ लोगों को एक्ट के स्कोप से बाहर रख सकते हैं। इंक्लूजन मतलब कि जब गवर्नमेंट को लगे कि कुछ नए एरियाज या फिर नए टॉपिक्स पे एक्ट अप्लाई होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, गवर्नमेंट नई लिस्ट में नई चीजें जैसे कि कोविड के टाइम पे मास्क और सैनिटाइजर ऐड कर सकती है। उसके बाद है एक्सक्लूजन पावर। एग्जीक्यूटिव चाहे तो कुछ पर्संस को या एरियाज को एग्जम्प्ट कर सकते हैं कि उनके ऊपर पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर सस्पेंशन एंड एप्लीकेशन। अगर सस्पेंशन की बात करें तो कुछ स्पेशल कंडीशन या फिर इमरजेंसी में गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजंस को टेम्पररी रोक सकती है। अगर हम अडॉप्शन की बात करें तो जब कोई नई टेरिटरी इंडिया के अंदर ऐड होती है तो एग्जिस्टिंग स्टेट लॉज को उसके ऊपर अप्लाई करने का पावर एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब लेजिस्लेटिव पॉलिसी क्लियर हो। फिर कुछ पॉइंट्स और हैं जैसे कि मॉडिफिकेशन, पनिशमेंट एंड फ्रेमिंग ऑफ रूल्स। अब जब एग्जीक्यूटिव को मॉडिफाई करने की पावर दी जाती है तो दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला कि क्या डेलीगेशन करना जरूरी है, और दूसरा कि एग्जीक्यूटिव के मतलब कितना रिस्क है कि एग्जीक्यूटिव अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। और रूल क्या है कि मॉडिफिकेशन पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद है पनिशमेंट। अब मैक्सिमम पनिशमेंट पार्लियामेंट को खुद फिक्स करनी होगी। एग्जीक्यूटिव सिर्फ उस लिमिट के अंदर रूल्स बना सकता है, और अगर कोई नीचे की अथॉरिटी रूल बनाती है तो उसे पहले स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। उसके बाद पॉइंट है हेनरी 8 क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे एग्जीक्यूटिव ऑटोक्रेसी का सिंबल माना जाता है। इसका नाम किंग हेनरी 8 के ऊपर रखा गया, जो पार्लियामेंट के बिना लॉ को चेंज करने में बिलीव रखते थे। इसका पर्पस क्या है? जब भी कोई नया कॉम्प्लेक्स लॉ बनता है तो स्टार्टिंग में उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, उनको दूर करने के लिए इस क्लॉज को रखा गया। इसके भी टू टाइप्स हैं, नैरो एंड दूसरा है वाइड। नैरो मतलब जहां एग्जीक्यूटिव्स को पावर मिलती है कि जो भी डिफिकल्टीज आती हैं वो उन्हें दूर कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक्ट के साथ कंसिस्टेंट रह के, और ये वैलिड है, यानी कि वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। फिर आता है वाइड पावर्स, जिसे कहा जाता है हेनरी 8 क्लॉज। ये एग्जीक्यूटिव को इतना आगे ले जाते हैं कि वो पेरेंट एक्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर किसी भी एक्ट को बदल सकते हैं रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के नाम पे। अब कोर्ट ये जो वाइड पावर्स हैं इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली देखती है कि अगर कोई भी चेंज पॉलिसी को चेंज कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब रीड करते हैं कि ऐसा कौन सा डेलीगेशन है जो कि परमिसेबल ही नहीं है, मतलब कि अगर लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी डेलीगेशन करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे पहला है पॉलिसी डिटर्मिनेशन। इसके अंदर एक और चीज आती है, रूल फॉर्मुलेशन। ये लेजिस्लेशन के कोर फंक्शंस हैं। ये पार्लियामेंट के सोवरेन फंक्शंस हैं, और अगर एग्जीक्यूटिव ही पॉलिसी बनाने लग जाएगा तो फिर लेजिस्लेचर की जरूरत ही क्या रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिपील ऑफ लॉ, मतलब किसी भी लॉ को पूरी तरीके से खत्म कर देना। अब ये इम्परमिसेबल क्यों है? जो लॉ बनाता है, मतलब लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है तो उसे रद्द करने की, उसे रिपील करने का पावर भी सिर्फ लेजिस्लेचर के पास ही है। अगर एग्जीक्यूटिव को ये पावर दे दिया गया कि वो किसी भी एक्ट को रिपील कर सकते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा।
जाएगा। फिर है एसेंशियल मॉडिफिकेशन, मतलब कि लॉ को मॉडिफाई करना। अब अगर छोटे मोटे चेंजेस हैं तो वो परमिसेबल है, जो एग्जीक्यूटिव है वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई इतना मेजर मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव पॉलिसी ही चेंज हो जाएगी तो वो इम्परमिसेबल है। फिर टैक्स इम्पोजिशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 265 में क्या दिया हुआ है? नो टैक्स कैन बी लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कि टैक्स लगाने की जो बेसिक पावर है कि किस रेट पे टैक्स लगेगा, किन सामान पे लगेगा और किन लोगों को पे करना है, ये सब लेजिस्लेचर की है। एग्जीक्यूटिव खाली कलेक्शन प्रोसेस एंड कैलकुलेशन को हैंडल कर सकता है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, मतलब अगर किसी काम को नया ऑफेंस बनाना है और उसकी पेनल्टी डिसाइड करनी है तो ये काम लेजिस्लेचर का है। बिना किसी डायरेक्शन या स्टैंडर्ड के एग्जीक्यूटिव किसी भी काम को अपने आप से क्राइम नहीं बना सकता। ठीक है। फिर ऑस्टर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट का रास्ता कोई भी बंद नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई भी नया रूल नहीं बना सकता जो ये कहे कि इस काम में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोई भी डेलीगेटेड रूल इसे खत्म नहीं कर सकता। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन विदाउट अथॉरिटी, मतलब एग्जीक्यूटिव के पास बाय डिफॉल्ट ये पावर नहीं होती है कि वो किसी भी एक्ट को पुरानी डेट से अप्लाई करे जब तक कोई एक्ट एक्सप्लिसिटली ये पावर उन्हें नहीं दे देता। उसके बाद है पावर ऑफ एग्जम्पशन विदाउट गाइडलाइंस, मतलब कि किसी को लॉ के स्कोप से बाहर निकाल देना। अब अगर पार्लियामेंट ने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है और एग्जीक्यूटिव को एक ब्लैंकेट पावर दे दी कि जिसे चाहो आप लॉ के स्कोप से निकाल सकते हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन है और इम्परमिसेबल डेलीगेशन है। फिर नाइन्थ है एप्लीकेशन टू फ्यूचर एक्ट्स, मतलब पार्लियामेंट कोई पावर को डेलीगेट करे और ये कहे कि ये आने वाले फ्यूचर के एक्ट पे भी एप्लीकेबल होगा, तो पार्लियामेंट ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि इन फ्यूचर में क्या लॉ आने वाले हैं। इसलिए ये ब्लैंक चेक देना एग्जीक्यूटिव को पर इम्परमिसेबल डेलीगेशन है। और एक इम्परमिसेबल डेलीगेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हेनरी क्लॉज 8, हेनरी 8 क्लॉज वाइड पावर्स। एक केस है जिसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, एक एक्ट पास किया गया था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, जिससे कि लोग गलत दवाइयों के भरोसे में ना आए। और इसके एक सेक्शन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो किसी भी बीमारी का नाम लिस्ट में ऐड कर सकती है जिसका एडवर्टाइजमेंट करना मना हो। इसमें इशू क्या था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना वेग पावर देना एक्सेसिव डेलीगेशन है और क्या वो परमिसेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो पर्टिकुलर सेक्शन था, वैसे उस सेक्शन का नाम था सेक्शन 3 सबसेक्शन डी, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि पार्लियामेंट ने कोई भी स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया सेट नहीं किया है कि कौन सी डिसीज लिस्ट में ऐड होनी चाहिए, और जब लेजिस्लेचर बिना किसी डायरेक्शन के या फिर गाइडलाइंस के ब्लैंकेट पावर एग्जीक्यूटिव को दे देता है तो वो परमिसेबल नहीं है। अब रीड करते हैं सब डेलीगेशन के बारे में। जब एक डेलीगेट जिसे पार्लियामेंट ने पावर दी है अपनी वही लेजिस्लेटिव पावर अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देता है तो उसे सब डेलीगेशन कहते हैं। इसके अंदर एक गोल्डन मैक्सिम है, डेलीगेटर्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीग्रे, मतलब कि
एक डेलीगेट फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, मतलब जिसे भरोसा करके पावर दी गई है वो खुद ही उसे यूज करे, दूसरों में ना बांटे। अब लॉ की नजरों में सब डेलीगेशन इनवैलिड है जब तक कि उसे स्पेसिफिकली अलाउ ना किया गया हो। सब डेलीगेशन तभी वैलिड है जब पेरेंट एक्ट में, यानी कि इनेबलिंग एक्ट में एक्सप्रेसली लिखा हो या फिर इम्प्लाइडली वहां से ये बात निकल के आ रही हो कि सब डेलीगेशन करना अलाउड है। अब सब डेलीगेशन को वैलिड मानने के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, जैसे कि रिटेन्ड कंट्रोल, मतलब कि जो भी डेलीगेटर है, जैसे कि पार्लियामेंट ने अपनी पावर डेलीगेट की है तो पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ही रखा है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का जो पावर है वो डेलीगेट किया है, तो ये इस मैक्सिम का वायलेशन नहीं है। दूसरा है स्टैट्यूटरी परमिशन, मतलब बिना लॉ की परमिशन, सपोज अगर कोई ऑफिसर अपनी पावर्स को अपने जूनियर को दे देता है तो जूनियर जो भी लॉ बनाएगा वो अल्ट्रा वायरस यानी कि वाइड कंसीडर किया जाएगा। एंड लास्ट है नो वाइड डेलीगेशन विदाउट सेफगार्ड्स। कोर्ट ने ये माना है कि अगर सब डेलीगेशन बहुत ज्यादा वाइड है और वो भी बिना किसी चेक एंड बैलेंस के, तो वो प्रॉपर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज पार्लियामेंट ने लॉ बनाने की पावर एजुकेशन मिनिस्टर को दी, ठीक है। मिनिस्टर ने बिना किसी गाइडलाइन ये पावर अपने सेक्रेटरी को दे दी। अब सेक्रेटरी ने आगे इस पावर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे दिया। ये करने का पेरेंट एक्ट में परमिशन नहीं था, तो ये पूरी जो चेन है वो इलीगल हो जाएगी। अब जब हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ मेकिंग पावर दे देते हैं तो उन पर कंट्रोल एंड सेफगार्ड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आज के टाइम में इनएविटेबल है, लेकिन उस पावर का अब्यूज होने का खतरा हमेशा रहता है। अब कंट्रोल दो लेवल पर होता है। पहला एट सोर्स, यानी कि जब पेरेंट एक्ट बन रहा है तभी उसमें लिमिट्स एंड सेफगार्ड्स डाल दिए जाएं, और दूसरा है पोस्ट एक्सरसाइज, मतलब जब एग्जीक्यूटिव अपने पावर का मिसयूज कर ले तो उसके अगेंस्ट में रेमेडीज होनी चाहिए। और दो तरीके के कंट्रोल होते हैं, जुडिशियल कंट्रोल एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल। सबसे पहले रीड करते हैं जुडिशियल कंट्रोल। कोर्ट का काम ये देखना होता है कि क्या एग्जीक्यूटिव ने अपनी लिमिट क्रॉस की है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू वैसा ही होता है जैसा किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जैसे कि बायलॉज हो गए या फिर रूल्स हो गए, उनको इतनी इम्यूनिटी नहीं मिलती जितनी एक स्टैट्यूट पार्लियामेंट के एक्ट को मिलती है। इसके अंदर एक केस भी है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस उन्नी कृष्णन 2007, जिसके अंदर इशू ये था कि क्या इनेबलिंग एक्ट यानी कि पेरेंट एक्ट जुडिशियल रिव्यू को रोक सकता है। तो कोर्ट ने इस केस में क्लियर किया कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और किसी भी पेरेंट एक्ट का कोई भी प्रोविजन इसे खत्म नहीं कर सकता। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ पेरेंट एक्ट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तभी तक जिंदा रहता है जब तक कि उसका पेरेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है।
कोर्ट यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यूज करता है, मतलब कि कोर्ट ये मानकर चलता है कि पेरेंट एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है जब तक कि कोई उसे गलत साबित ना कर दे। कोर्ट हमेशा ऐसा इंटरप्रिटेशन ढूंढते हैं जिससे कि लॉ वैलिड बना रहे। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लॉ वाइज है या नहीं, उन्हें सिर्फ लीगैलिटी देखनी होती है। अब किन केसेस में जो पेरेंट एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, इसमें तीन सर्कमस्टेंसेज हैं। पहला, जब उसमें एक्सेसिव डेलीगेशन हो। दूसरा, जब वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। और तीसरा, जब वो सेंटर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेवेंथ शेड्यूल को ब्रीच करे। और जब पेरेंट एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके अंदर जितने भी रूल्स या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो भी इनवैलिड हो जाएंगे। अब समझते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरीज, जिसका मतलब है बियॉन्ड अथॉरिटी या फिर बियॉन्ड पावर। जब भी कोई अथॉरिटी अपने दिए गए पावर या जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करती है तो वो एक्शन अल्ट्रा वायरीज हो जाता है। अब इसके अंदर टू टाइप्स है, सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरीज एंड प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरीज। सब्सटेंटिव मतलब जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पेरेंट एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के स्कोप से बाहर चला जाए, जैसे कि पार्लियामेंट ने बोला था फीस फिक्स करो लेकिन एग्जीक्यूटिव ने टैक्स लगा दिया। और प्रोसीजरल मतलब लॉ बनाने का सही तरीका फॉलो ना किया गया हो, जैसे कि कंसल्टेशन या फिर पब्लिकेशन नहीं की हो। अब क्या ग्राउंड्स हैं सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस के? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तभी वैलिड कंसीडर किया जाता है जब वो ये 10 टेस्ट को पास कर लेता है। अगर इनमें से कोई भी एक टेस्ट में वो फेल हो जाता है तो वो अल्ट्रा वायरीज एक्ट हो जाता है। सबसे पहला है पेरेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशन। अगर पेरेंट एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके अंदर बनाए गए बायलॉज या रूल्स कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं। दूसरा है एक्सेसिव डेलीगेशन। पार्लियामेंट ने अपना जो कोर फंक्शन है वो ही डेलीगेट कर दिया है। थर्ड इज इनकंसिस्टेंसी विद पेरेंट एक्ट। रूल वही कर सकता है जो एक्ट ने अलाउ किया हो। अगर एक्ट ए कहता है और रूल बी तो रूल जो है वो इनवैलिड माना जाएगा। फिर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अनरीजनेबलनेस। रूल इतना ज्यादा अजीब या अनफेयर नहीं होना चाहिए कि उसे कोई भी रीजनेबल पर्सन एक्सेप्ट ना करे। फिर है मेलाफाइड, जो भी रूल है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या गलत इंटेंशन से बनाया गया हो। इम्प्रॉपर सब डेलीगेशन, कोई भी पावर बिना परमिशन के आगे किसी और को दे देना। एथ है एक्सक्लूड जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई रूल ये कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड है। नाइन्थ इज रेट्रोस्पेक्टिव विदाउट ऑथराइजेशन, बिना पार्लियामेंट की परमिशन पुरानी डेट से लॉ को इन्फोर्स करना। और टेंथ इज इनकंसिस्टेंट विद जनरल लॉ। रूल कंट्री के किसी भी जनरल रूल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट है ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरीज। जब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाते वक्त पेरेंट एक्ट में लिखा हुआ प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरीज। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन, कंसल्टेशन एंड लाइंग बिफोर पार्लियामेंट। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, मैंडेटरी वर्सेस डायरेक्टरी। मतलब अगर रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है तो उसका कंप्लायंस जरूरी है। अगर उसे फॉलो नहीं किया गया तो जो रूल है वो वॉइड हो जाएगा। और अगर रिक्वायरमेंट डायरेक्टरी है तो उसका सब्सटेंशियल कंप्लायंस भी इनफ है। इसके अंदर एक केस है हार्ला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर की कि अगर कोई भी अनपब्लिश्ड लेजिस्लेचर है तो वो इनवैलिड है। बिकॉज नेचुरल लॉ का ये प्रिंसिपल है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या फॉलो करना है। अब नेक्स्ट रीड करते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कि जिसने पावर दी उसे हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि उस पावर का सही यूज हो रहा है या नहीं। इसे हम लेजिस्लेटिव वीटो भी कहते हैं, जहां पर पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ने जो लॉ बनाया है उसे क्रिटिसाइज कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट तीन तरीकों से एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑन डेलीगेशन, मतलब पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल आता है जिसमें डेलीगेशन की पावर होती है तो उसके साथ एक मेमोरेंडम
होना मैंडेटरी है, जिसमें बताया जाता है कि पावर कितनी वाइड है, ये किस अथॉरिटी को दी जा रही है और ये नॉर्मल है या फिर एक्सेप्शनल है। दूसरा है लेइंग प्रोसीजर बिफोर पार्लियामेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव रूल बनाने के बाद पार्लियामेंट के सामने ले करती है, पेश करती है, जिसमें दो चीजें आते हैं, डायरेक्ट जनरल कंट्रोल एंड दूसरा है डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल। डायरेक्ट जनरल कंट्रोल के अंदर नॉर्मल पार्लियामेंट्री मेथड्स जैसे कि बजट वोट्स या फिर क्वेश्चन पूछना, रेजोल्यूशन पास करना, ये सब आता है। वहीं डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल में रूल्स को टेबल ऑफ हाउस पर रखा जाता है। और थर्ड है पार्लियामेंट्री डिबेट्स या फिर क्वेश्चंस एंड स्क्रूटनी कमिटीज। अब पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक रूल को चेक करे, इसलिए वो कमिटी बनाती है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये राज्यसभा लोकसभा दोनों में होती है, जिनका काम होता है कि जो रूल्स बनाए हैं उन्हें एग्जामिन करना और पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था हमने अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त को समझना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो सिर्फ करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन, पैसे की चोरी नहीं है, बल्कि ये पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक थ्रेट बन जाता है, जिसकी वजह से लोगों का सिस्टम पे से भरोसा उठ जाता है। हमारे पास पहले से सीबीआई एंड सीवीसी जैसी एजेंसीज थी, लेकिन उनसे हमेशा ये शिकायत देखने मिलती है, उनमें एक लिमिटेशन देखने मिलता है कि उसमें लैक ऑफ इंडिपेंडेंस एंड उनका जो इफेक्टिवनेस है वो लिमिटेड है। और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, जिसमें लोकपाल यूनियन लेवल पर काम करता है और लोकायुक्त स्टेट लेवल पर काम करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इनका कहीं भी जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ठीक है, इसे हम ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ओम्बड्समैन एक स्वीडिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा ऑफिसर जो लोगों की ग्रीवियंसेस, उनकी शिकायतों को सुनता है और एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी गलती पर पनिश करता है। दुनिया का सबसे पहला ओम्बड्समैन स्वीडन में बना था 1809 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन मैकेनिज्म। इस पूरे कॉन्सेप्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था अशोक कुमार सेन ने 1960 के अंदर, जो कि उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे। फिर ये जो वर्ड है लोकपाल और लोकायुक्त, ये कॉइन किया एल एम सिंघवी ने। उसके बाद 1966 के अंदर पहला आर्क, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हुआ था, जिसे हेड किया था मोरारजी देसाई ने, जिसके अंदर ये रिकमेंडेशन रखा गया था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो लोगों की ग्रीवियंसेस को सुने। फिर 1968 में पहली बार लोकपाल बिल लोकसभा में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में वो अटक गया और लैप्स हो गया। उसके बाद कई बार कोशिश की गई, लेकिन ये बिल कभी पास नहीं हुआ। फिर 2002 के अंदर वेंकटाचलैया कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया कि लोकपाल बनाना चाहिए, लेकिन इस एक्ट के स्कोप से उन्होंने पीएम को बाहर रखने की सलाह दी। उसके बाद 2005 में सेकेंड आर्क हुआ वीरप्पा मोइली की चेयरमैनशिप के अंदर। कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दिया कि अब बिना किसी देरी के लोकपाल सेटअप किया जाना चाहिए। फिर 2011 में प्रणब मुखर्जी के हेडिंग के अंदर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, जिससे कि जो बिल है उसके ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन हो सके। फिर 2011 एंड 12 में अन्ना हजारे की लीडरशिप के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक ऐसा प्रोटेस्ट चला, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेशर आया गवर्नमेंट के ऊपर और फाइनल आउटकम निकल के आया। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 पास हुआ दिसंबर 2013 में। इसे प्रेसिडेंट से एसेंट मिला 1 जनवरी 2014 के अंदर और ये इन्फोर्स किया गया जनवरी 16 2014 में। अब लोकपाल एक्ट आने से पहले ही कुछ स्टेट ने लोकायुक्त को अपॉइंट कर लिया था अपने स्टेट के अंदर, जैसे कि सबसे पहले महाराष्ट्र ने
1971 में लोकायुक्त एक्ट को पास किया, लेकिन उड़ीसा में 1970 में पहले पास हुआ था, लेकिन अपॉइंटमेंट बाद में हुआ। अब हम रीड करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंदर सबसे मेजर अमेंडमेंट को, जो कि 2016 में हुआ था, क्योंकि 2013 में जब ये बिल पास हुआ तब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई, जिसे सॉल्व करने के लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया। सबसे पहला की चेंज क्या है? 2013 का जो ओरिजिनल एक्ट था उसके अंदर सिलेक्शन कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का होना मैंडेटरी था, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद मतलब किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास 10% सीट नहीं थी, मतलब कि कोई भी ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, जिसकी वजह से लोकपाल का अपॉइंटमेंट अटक गया। तभी 2016 में ये अमेंडमेंट लाया गया कि अगर कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो भी लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगा उसे सिलेक्शन कमेटी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 44 असेट डिक्लेरेशन। पहले ये सेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि हर एक पब्लिक ऑफिशियल को 30 डेज के अंदर अंदर अपनी स्पाउस की और अपने बच्चों की प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना रहता था। फिर इस अमेंडमेंट के अंदर इस प्रोविजन को थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट किया गया और ये जो 30 डेज की टाइम लिमिट थी उसे रिमूव कर दिया गया। अब डिस्क्लोजर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड टाइमलाइन के हिसाब से होता है। फिर इस अमेंडमेंट ने ये क्लियर किया कि कौन से एनजीओ के मेंबर्स को पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसे एनजीओज जिनकी गवर्नमेंट फंडिंग 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर फॉरेन फंडिंग 10 लाख से ज्यादा है, तो उसके ट्रस्टीज और बोर्ड मेंबर्स को मैंडेटरीली डिस्क्लोज करने होंगे अपने एसेट्स। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल समझते हैं। कंपोजिशन क्या है? एक चेयरपर्सन प्लस मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर एमिनेंट पर्सन होने चाहिए। उनके पास 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? विजिलेंस, लॉ, एंटी करप्शन जैसी फील्ड के अंदर। अब जो मेंबर्स हैं मैक्सिमम 8, उनका कॉम्पोजिशन कैसा है? तो 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे एंड कम से कम 50 होने चाहिए फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। जो ये जुडिशियल मेंबर्स हैं वो कौन हो सकते हैं? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और जो दूसरे 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे वो एमिनेंट पर्सन होने चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। मतलब फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू साइन करके पास किया जाता है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? ये जो कमेटी है वो प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करती है। इसके अंदर सबसे पहले चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। फिर एक लोकसभा के स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लार्जेस्ट अपोजिशन लीडर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके कोई भी अपॉइंटेड नॉमिनी, और लास्ट में वन एमिनेंट जूरिस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट इन चारों की रिकमेंडेशन पर। उसके बाद है सर्च कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सर्च कमेटी बनाई जाती है जो कि कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करती है, जिसके अंदर से सिलेक्शन कमेटी नाम को सजेस्ट करती है। उसके बाद टेन्योर क्या है इनका? तो 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। फंक्शंस एंड पावर क्या है? तो यूनियन लेवल पे लोकपाल जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं करप्शन एलिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एंड पब्लिक ऑफिशियल, और ये एक्ट करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन वॉचडॉग। वहीं लोकायुक्त का स्टेट लेवल पे क्या पावर एंड फंक्शन है? तो सेम फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं लेकिन स्टेट लेवल पे। मैंडेटरी है, हर एक स्टेट को स्टैब्लिश करना होगा लोकायुक्त को अपने स्टेट के अंदर इस एक्ट के पास होने के 1 ईयर के अंदर अंदर। लोकपाल का सिग्निफिकेंस क्या है? तो हमारी जो एग्जिस्टिंग एजेंसीज थी वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की थी, उनके पास इन्फोर्समेंट पावर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केस में सीबीआई को केज्ड पैरेट एंड मास्टर्स वॉइस कहा था, मतलब कि सीबीआई वही करती है जो उस टाइम की गवर्नमेंट करवाना चाहती है, और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बनकर आया था लोकपाल, जिनके पास अपनी खुद की इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग होती है। वो किसी भी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकती है और उन्हें सुपरवाइज कर सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोकपाल के अंदर रीअपॉइंटमेंट नहीं होता किसी भी मेंबर का या फिर चेयरमैन का, जिससे कि जो ये इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया है वो बना रहे। और दूसरा, लोकपाल के पास सिविल
कोर्ट की पावर होती है जब वो किसी भी करप्शन रिलेटेड केस की सुनवाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 9 पर। टॉपिक नंबर 9 है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कोडिफाइड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है और टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं और जज मेड प्रिंसिपल्स हैं। डी स्मिथ ने इसे सब्सटेंशियल जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस एंड फेयर प्ले इन एक्शन भी कहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है मॉरल प्लस कॉमन लॉ के वैल्यूज को। इसका कोर एम क्या है? प्रिवेंट करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को, इंश्योर करना कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शन में एक फेयरनेस बनी रहे। अगर इसके फाउंडेशन एंड पर्पस की बात करें तो पहला केस डिस्कस करेंगे वाइसमैन वर्सेस बोर्नमैन। इसके अंदर कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी पर्सन जुडिशियल या फिर क्वेसी जुडिशियल फंक्शंस को निभा रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसके लिए एक गाइड की तरह है और एजुकेशन के हर एक लेवल पर इसका होना जरूरी है। नेक्स्ट केस है रिच वर्सेस बेल्विन। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत ज्यादा वेग है। लॉर्ड रिट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की फ्लेक्सिबिलिटी को उसका वेगनेस नहीं समझा जा सकता। जस्ट बिकॉज वो फ्लेक्सिबल है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे अमेरिका के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, सिविल लॉ कंट्रीज में प्रोपोर्शनैलिटी है, वैसे ही इंडिया एंड यूके में नेचुरल जस्टिस है। पर्पस एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुडिकेटरी पावर्स, इंश्योर करता है कि एक फेयर प्रोसीजर रहे भले ही कोई भी स्टैट्यूट किसी टॉपिक पे साइलेंट है। फ्लेक्सिबल है मतलब कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के साथ चेंज हो सकता है। नॉट रिजिड रूल, वायलेशन एक्शनेबल तभी होगा इफ अगर किसी भी तरीके का प्रेजुडाइज हुआ है और प्रोडक्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का। अब नेचुरल जस्टिस के अंदर कुछ कोर प्रिंसिपल समझते हैं। सबसे पहला है नेमो जुडेक्स नी रेस हुआ, रूल अगेंस्ट बायस। कोई भी पर्सन अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। अगर किसी जज का केस से कोई लेना देना है तो वो बायस हो सकता है। दूसरा है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब कि राइट टू फेयर हियरिंग। किसी भी इंसान को बिना सुने पनिश नहीं किया जा सकता। हियर द अदर साइड एक बेसिक एलिमेंट है। फिर रीजन्ड डिसीजन, ये एक इमर्जिंग थर्ड प्रिंसिपल है, मतलब कि जज या अथॉरिटी को ये बताना होगा कि उन्होंने ये जजमेंट क्यों दिया, मतलब कि ऑर्डर में रीजन होना चाहिए। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का रूट है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 एंड 21 में देखने मिलता है। क्योंकि अगर आर्टिकल 14 की बात करें, कोई भी अथॉरिटी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रही तो वो आर्बिटरी कर रही है, और आर्बिटरी हमेशा इक्वालिटी का दुश्मन होता है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और आर्टिकल 21 के अंदर मानेका गांधी के केस के बाद ये चीज क्लियर हो गई थी कि अगर किसी भी पर्सन से उसकी लिबर्टी को छीनना है तो वो पूरा प्रोसीजर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। और ये फेयर वही है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे। इसके अंदर एक केस है डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज के अंदर एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब से बिना कुछ सुने निकाल दिया गया था क्योंकि वो कुछ दिन के लिए एब्सेंट था। कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राइट टू लिवलीहुड जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है और बिना सुने किसी को उसकी जॉब से निकालना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसके अंदर एक और केस है देवदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर एक एम्प्लॉय की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर गुड एंट्री दी गई थी, लेकिन उसका प्रमोशन रोक दिया गया बिकॉज रिक्वायरमेंट वेरी गुड एंट्री की थी, लेकिन उसे ये बात बताई नहीं गई। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ऐसी कोई भी एंट्री जो आपके करियर पर एडवर्स इफेक्ट डालती है वो कम्युनिकेट करना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस आर्टिकल 14 का पार्ट है। नेक्स्ट है नेचुरल जस्टिस का एप्लीकेबिलिटी। ये कब अप्लाई होता है? जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से कोई सिविल कॉन्सिक्वेंसेज हो, जैसे कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या फिर राइट, सिविल लिबर्टीज अफेक्ट हुई हो, या फिर मटेरियल या फिर रेपुटेशनल डैमेज पहुंचा हो। और साथ ही इसके अंदर इंक्लूड होता है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन। इसका क्या मतलब है कि एक उम्मीद का टूटना, जैसे गवर्नमेंट एक बहुत ही टाइम से पॉलिसी को फॉलो कर रही थी और अचानक से उसे बंद कर दे बिना बताए। इसके अंदर एक और चीज आती है प्रिजुडाइज टेस्ट।
सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन इनफ नहीं है। जो कोर्ट का इंटरवेंशन है वो तभी होता है जब उस ब्रीच की वजह से किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा हो या फिर उसके साथ किसी भी तरीके का इंजस्टिस हुआ हो। सबसे पहले रीड करते हैं रूल अगेंस्ट बायस, जिसका लिटरल मीनिंग क्या है। नो पर्सन शुड बी जज इन ओन कॉज, मतलब कोई भी इंसान अपने खुद के मामलों में जज नहीं बन सकता। ये जो रूल है वो इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी को इंश्योर करता है। इसके अंदर 3 मैक्सिम्स हैं। सबसे पहला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नो मैन शेल बी अ जज इन हिज ओन केस। दूसरा है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली सीन टू बी डन। और ये लॉर्ड हेवर्ड का फेमस कोट है। इसका मतलब है कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दुनिया को दिखना चाहिए कि जस्टिस हुआ है। एंड थर्ड इज जजेस लाइक Caesar's wife should be above suspicion। मतलब जज का कैरेक्टर और उनका कंडक्ट हर तरीके के डाउट से ऊपर होना चाहिए। अब बायस का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा मेंटल स्टेट या प्री डिपोजिशन होता है जहां पर जज पहले से ही पार्टी के लिए फॉर या अगेंस्ट हो, और ये कॉन्शियस भी हो सकता है और सब कॉन्शियस भी हो सकता है। अब क्योंकि बायसनेस इंसान के दिमाग में होती है इसलिए उसे 100% प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने 2 टेस्ट अपनाए हैं जिससे ये चेक किया जा सकता है कि एक डिसीजन मेकर बायस था या नहीं। जिसके अंदर सबसे पहले समझते हैं रियल लाइक्लीहुड टेस्ट को। ये टेस्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कोर्ट ये देखता है सर्कमस्टेंसेस को देख के कि क्या बायसनेस होने की रियल प्रोबेबिलिटी है। कोर्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के शू में बैठकर देखता है कि क्या वहां पर रियल बायसनेस होने का डेंजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। मतलब कि एक्चुअल बायस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे शो करते हुए होने चाहिए कि रियल में जो बायस है वो होने का डेंजर बहुत ज्यादा था। दूसरा है रीजनेबल सस्पिशन टेस्ट, जो इस मैक्सिम के ऊपर बेस्ड करता है। कोर्ट ये देखता है कि अगर किसी भी रीजनेबल माइंड के पर्सन को ये सिचुएशन दिखाई जाए तो क्या उसके दिमाग में जज को लेके एक शक आएगा कि जज बायस हो सकता है। इसमें भी बायस का रियल में होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एप्रीहेंशन है, मतलब कि एक डर है, शक है, तो उतना ही काफी है। अब हम टाइप्स ऑफ बायस रीड करते हैं। सबसे पहला है पिक्यूनरी बायस। ये सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर एक जज का किसी केस के अंदर 1 रुपए का भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितना छोटे से छोटा भी क्यों ना हो वो मैटर नहीं करता है। और इसमें ये भी नहीं देखा जाएगा कि जज ने लालच में आके डिसीजन दिया है या नहीं दिया। अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो जज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अंदर एक लैंडमार्क केस है डाइम्स वर्सेस ग्रैंड जंक्शन कैनाल। 1852 का ये केस है जिसके अंदर लॉर्ड चांसलर ने एक कैनाल कंपनी के फेवर में जजमेंट दिया था और बाद में पता चला कि वो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। इशू ये आया केस के अंदर कि क्या शेयर होल्डर होना पिक्यूनरी इंटरेस्ट में काउंट किया जाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस केस के अंदर लॉर्ड चांसलर के डिसीजन को कैंसिल कर दिया था, बिकॉज भले ही लॉर्ड चांसलर ने बिना किसी लालच के या बायसनेस के डिसीजन दिया हो लेकिन स्टिल उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो उन्हें जज बनने से रोकता है। नेक्स्ट है पर्सनल बायस। ये बायस तब होता है जब जज और पार्टी के बीच में किसी तरीके का रिलेशन हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, दुश्मनी हो, या फिर रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें रीजनेबल लाइकलीहुड होना चाहिए, सिर्फ मेयर सस्पिशन नहीं चलेगा। मतलब कि सिर्फ डर काफी नहीं है, रियल में बायस होने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। जिसके अंदर केस है एक राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1970 का ये केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जिसके अंदर एक सिलेक्शन बोर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर को सिलेक्ट कर रहा था। एक पर्सन जो खुद एक कैंडिडेट था और साथ ही वो सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर भी था। हालांकि जब उनका नाम आया तो वो रूम से बाहर चले गए थे। इशू ये आया कि क्या बोर्ड में बैठने से दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके सिलेक्शन पे असर पड़ेगा। तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो कैंडिडेट की लिस्ट थी उसे कैंसिल कर दिया। इसके अंदर रीजन ये था कि आप खुद एक कैंडिडेट होकर सिलेक्शन बोर्ड का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आप अपने आप को सिलेक्ट करने के लिए हो सकता है दूसरे कैंडिडेट को कम मार्क्स दें, और ये रियल लाइक्लीहुड बायस है। दूसरा केस है मनकलाल वर्सेस प्रेमचंद। मनकलाल जो एक लॉयर थे उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी बिठाई गई। इंक्वायरी कमेटी के जो हेड थे वो वही लॉयर थे जो एक टाइम पे मनकलाल के जो एनिमी थे उनकी तरफ से केस को लड़ चुके थे। कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि चेयरमैन का कनेक्शन बायस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो जस्टिस है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है। उसके बाद है ऑफिशियल या फिर सब्जेक्ट मैटर बायस। ये तब होता है जब जज का केस के सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट हो। अब इसके अंदर सिर्फ जनरल इंटरेस्ट होने से बायस नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन होना जरूरी है। इसके अंदर केस कौन सा है? गुला पाली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC 1959। इस केस के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने बस नेशनलाइजेशन की एक स्कीम बनाई और उसके ऊपर लोगों के जो भी ऑब्जेक्शंस थे उनको सुना। इशू ये था केस के अंदर कि जिसने प्लान बनाया है क्या वो सही पर्सन है उस प्लान के ऊपर ऑब्जेक्शंस को सुनने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, बिकॉज जिसने प्लान इनिशिएट किया है, बनाया है, वो उस प्लान के अगेंस्ट में चीजें बिना इम्पार्शलिटी के नहीं सुन सकता। उसे जज इन हिज ओन कॉज माना गया। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल या फिर इंस्टीट्यूशनल बायस। ये वाला बायस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि अक्सर इसके अंदर जज और प्रोसिक्यूटर दोनों एक ही डिपार्टमेंट में होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब वही ऑफिसर फैसला सुनाता है जिसने पॉलिसी को इनिशिएट किया है, तो वहां पर फेयरनेस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है पॉलिसी नोशन बायस। अब क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर को बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होना चाहिए? नहीं, उनके अपने खुद के थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन वो थॉट्स जो है वो बायस नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज किसी मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि वो तो किसी भी हालत में इस पॉलिसी को लागू करेंगे ही, तो क्या वो उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन बिना बायसनेस के सुन पाएंगे? इसके अंदर सबसे फेमस केस है फ्रैंकलिन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। और दूसरा केस है कोंडाला राव वर्सेस APSRTC, जिसके अंदर एक मिनिस्टर ने नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसे सपोर्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बायस नहीं माना, क्योंकि पॉलिसी को सपोर्ट करना बायस नहीं है जब तक कि डिसीजन इररिवोकेबल ना हो जाए। मिनिस्टर को ओपन माइंडेड होना चाहिए, फिर भले ही वो किसी पॉलिसी को पसंद करते हों। फिर है जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी, मतलब कि एक जज इतना ज्यादा जिद्दी हो जाए कि वो हायर कोर्ट के डिसीजन को मानने से मना कर दे या फिर उसे बाईपास करने की कोशिश करे। इसके अंदर केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवनंदा पाठक, जिसके अंदर एक सिंगल जज ने प्रमोशन का ऑर्डर दिया, लेकिन हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने उस ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया। बाद में एक दूसरी अपील में वही सेम जज बैठे और उन्होंने डिवीजन बेंच के जजमेंट को इग्नोर करते हुए अपने पुराने जजमेंट को सही बताया, और इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी कहा। और दूसरे बायस कौन से हो सकते हैं? प्री कॉन्सीव्ड नोशन बायस, जिसे हम अनकॉन्शियस बायस भी कह सकते हैं।
ये हमारे अंदर छुपा हुआ बायस है जो कि हमारी क्लास, सोसाइटी, एनवायरनमेंट से आता है और ये इनहेरेंट है। मतलब कि इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है जब तक कि कोई ओवर्ट एक्ट ना हो, मतलब कि एकदम सामने दिखे नहीं। अब रीड करते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम के बारे में। मतलब कि राइट टू फेयर हियरिंग, सिंपल सी बात है कि दूसरे साइड की भी सुनो। इसका कोर मैक्सिम क्या है? नो वन शेल बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि बिना सुने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो ये इंश्योर करता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोनों पार्टी को सुना गया हो। अब ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का पर्पस क्या है? प्रिवेंट करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को, इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, और ये फ्लेक्सिबल है जो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब हम सबसे पहले समझते हैं राइट टू नोटिस। देखो, हियरिंग से पहले नोटिस आता है। बिना नोटिस के हियरिंग ब्लैंक हियरिंग है। नोटिस का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज देना। अब इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक तो ये क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब उसमें सारे चार्जेस और ग्राउंड्स लिखे हुए होने चाहिए जिससे कि एक पर्सन अपने डिफेंस की तैयारी कर सके। और एडुकेट टाइम देना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने नोटिस दिया और ये बोल दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसे प्रेजेंट होना है। अगर आपने ऐसा किया तो वो नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। फिर इट मस्ट इंक्लूड चार्जेस, प्रपोज्ड एक्शन एंड ग्राउंड्स। इसके अंदर पहला केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वार्म ऑर्गेनिक केमिकल्स। कोर्ट ने ये चीज क्लियर की कि जो नोटिस है उसके अंदर स्पेसिफिक ग्राउंड्स का मेंशन होना जरूरी है। सिर्फ ये लिखा होना कि हम एक्शन ले रहे हैं इनफ नहीं है, ये बताना पड़ेगा कि क्यों एक्शन ले रहे हैं। दूसरा केस है जोसेफ विलांगनंदन केस। इसका पूरा नाम है जोसेफ विलांगनंदन वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इस केस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर को बैन कर दिया गया था, लेकिन नोटिस बहुत ज़्यादा वेग था और जिस रीज़न से उसे बैन किया गया था वो भी क्लियर मेंशन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को कैंसिल कर दिया क्योंकि नोटिस प्रॉपर नहीं था। फिर राइट टू हियरिंग। अब नोटिस के बाद दूसरा स्टेप आता है अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट केस। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ओरल हो, डिपेंड करता है फैक्ट के ऊपर। इसके अंदर केस है कॉपर वर्सेस वेंट्सवर्थ बोर्ड। इस केस के अंदर एक बोर्ड ने एक पर्सन का घर तोड़ दिया था क्योंकि उसने बिल्डिंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया था और उन्होंने अपने डिफेंस में ये बोला कि एक्ट के अंदर कहीं पर भी हियरिंग का प्रोविजन नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि भले ही लॉ साइलेंट हो लेकिन जस्टिस ऑफ कॉमन लॉ जो ग्रे एरिया है उसे फिल कर देता है, इसलिए बिना किसी को हियरिंग का चांस दिए उसका घर तोड़ा नहीं जा सकता। और इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो भी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपके अगेंस्ट में एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स यूज कर रही हैं वो उन्हें आपको पहले बताना होगा। इसका पर्पस क्या है? जिससे कि आप उन एविडेंस को रिबूट कर सकें और अपने साइड को रख सके। अगर कोई भी अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स को छुपाती है और उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जजमेंट लिया जाता है तो वो जजमेंट इनवैलिड है। यही सेम चीज हमने अभी रीड की कि सारे मटेरियल्स जो भी आपके अगेंस्ट में यूज हो रहे हैं उन्हें डिस्क्लोज करना जरूरी है। नॉन डिस्क्लोजर वायलेशन माना जाएगा। इसके अंदर केस कौन सा है? ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स केस। इस केस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन यूज की थी एसएससी के अगेंस्ट में, लेकिन वो इंफॉर्मेशन एसएससी को बताई नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर था उसे कैंसिल कर दिया बिकॉज एविडेंस को डिस्क्लोज ना करना वायलेट करता है राइट टू फेयर हियरिंग को। फिर है राइट टू प्रेजेंट केस। अपनी बात को रखने का मौका मिलना मीनिंगफुल होना चाहिए, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं। जिसमें सबसे पहले रीड करते हैं ओरल वर्सेस रिटर्न के बारे में। हर एक केस में ओरल हियरिंग मिलना कंपलसरी नहीं है। ये अथॉरिटी के मर्जी के ऊपर होता है कि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से काम चलाएगी या फिर ओरल हियरिंग प्रोवाइड करेंगी। ओरल हियरिंग 3 केसेस में मैंडेटरी होता है। पहला, जब स्टैट्यूट में लिखा हो या फिर मैटर टेक्निकल या फिर कॉम्प्लेक्स हो, और तीसरा स्टेक्स बहुत हाई हो। ठीक है। अब इसके अंदर एक केस आता है ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर एक डिटेन्यू ने ये रिक्वेस्ट करी कि एडवाइजरी बोर्ड उसके विटनेस को समन करे। कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि विटनेस का अरेंजमेंट करना डिटेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बोर्ड ऑब्लाइज नहीं है
कि वो विटनेस को समन करे या फिर टाइम को एक्सटेंड करे। अब अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का इनहेरेंट पार्ट नहीं है, डिपेंड करता है केस के ऊपर। मतलब अगर कोई विटनेस ओरल हियरिंग दे रहा है तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए, स्पेशली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में। लेकिन अगर डिसीजन डॉक्यूमेंट बेस्ड है तो ये नेसेसरी नहीं है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग्स के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी नहीं है। कब अलाउड है? कॉम्प्लेक्स केसेस में या फिर लीगल और टेक्निकल इश्यूज में। आर्टिकल 21 फ्री लीगल एड इन अप्रोप्रिएट केसेस। उसके बाद है पर्सनल हियरिंग। ये हर केसेस में कंपलसरी नहीं है, रिटन रिप्रेजेंटेशन काफी है, लेकिन अथॉरिटी इम्पार्शियल होनी चाहिए एंड अनफेयर टैक्टिक्स से बचना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है स्पीकिंग ऑर्डर, रीजन्ड डिसीजन। स्पीकिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? ऐसा डिसीजन जिसमें कि रीजंस लिखे हों। ये रीजन क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले तो ये आर्बिटरीनेस को रोकता है। दूसरा, पार्टीज को पता चलता है कि ये डिसीजन क्यों आया। और तीसरा, जो हायर कोर्ट होती है उन्हें रिव्यू या अपील में हेल्प होती है। इसके अंदर एक केस है एमजे शिवानी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा कि रीजन रिकॉर्ड करना फेयरनेस की पहली शर्त है और रीजन ब्रीफ एंड क्लियर होने चाहिए, साथ ही फैक्ट को कंक्लूजन के साथ लिंक करना चाहिए। उसके बाद आता है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, फेयरनेस आफ्टर एक्शन। नॉर्मल रूल है प्री डिसीजनल हियरिंग, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगता है कि पहले हियरिंग करने से काम बिगड़ जाएगा तो वो पहले एक्शन लेती हैं और उसके बाद हियरिंग करती हैं, और इसे कहते हैं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। इसके अंदर एक केस है मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अच्छे से काफी डिटेल में समझ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एम्प्टी फॉर्मलिस्टिक रिचुअल कहा, बिकॉज एक बार डिसीजन लेने के बाद अथॉरिटी अपना माइंड क्लोज कर लेती है और अपने डिसीजन को इजीली चेंज करना नहीं चाहती। इस वजह से ये जो हियरिंग है वो प्री डिसीजनल हियरिंग का अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। अब हम रीड करते हैं एक्सेप्शंस टू नेचुरल जस्टिस। ये वो सिचुएशन नहीं है जहां पर इनजस्टिस करना अलाउड है, बल्कि यहाँ पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को अप्लाई करना इम्प्रैक्टिकल या फिर अननेसेसरी है। ये जो एक्सेप्शंस हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। एक्सक्लूड तब किया जाता है नेचुरल जस्टिस को जब फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही और पब्लिक इंटरेस्ट की जो डिमांड है वो ग्रेटर है। सबसे पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। ये रूल अगेंस्ट बायस का एक्सेप्शन है। सपोज करो एक जज बायस है, लेकिन उनके अलावा ना ही कोई अथॉरिटी और ना ही कोई जज है जो अवेलेबल है जो डिसीजन ले सके, तो उनको ही काम करना पड़ेगा। इसे कहते हैं नेसेसिटी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग रुकनी नहीं चाहिए। इसके अंदर केस है अशोक कुमार यादव वर्सेस हरियाणा। इसके अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेंबर का रिलेटिव कैंडिडेट था। कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि मेंबर अपने रिलेटिव्स के इंटरव्यू में नहीं बैठेंगे, अदरवाइज दूसरे कैंडिडेट के लिए वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके बिना सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई होगा। लेकिन अगर कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर एक डॉक्ट्राइन आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। मतलब जहां पर और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है वहां पर ये अप्लाई होता है। इसके अंदर केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। थर्ड है स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, जब कोई एक्ट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली हियरिंग को मना कर दे। जिसके अंदर केस है चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम भोपाल गैस डिजास्टर केस भी कह सकते हैं। अब भोपाल गैस डिजास्टर एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो विक्टिम के बिहाफ में केस को लड़ेंगे, भले ही गवर्नमेंट खुद उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को भी अप्लाई किया। इसके अंदर एक और केस आ सकता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फर्स्ट जज केस। इसमें हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस को कंफर्म करने से पहले हियरिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी को
जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनसे ऊपर रखा गया। उसके बाद है इमरजेंसी सिचुएशन, जब पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन में क्विक डिसीजन लेना ज़रूरी है और हियरिंग की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड किया जा सकता है। इसके अंदर एक केस है मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन। इसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम पे मॉब वायलेंस हुई और बैलॉट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बिना किसी नोटिस के या कैंडिडेट को सुने पूरे इलेक्शन को कैंसिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्सक्लूजन को सही डिक्लेयर किया। इसके अंदर एक और केस आ सकता है स्वदेशी कॉटन मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल एक्ट के एक सेक्शन के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है बिना सुने, इमीडिएट एक्शन अगर नेसेसरी हो तो। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सिर्फ एक एक्ट के अंदर इमीडिएट एक्शन लिख देने से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद है इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। कभी कभार हियरिंग देना पॉसिबल नहीं होता। सपोज करो अगर 10,000 लोगों ने गलती की है तो सबको बुलाकर हियरिंग देना पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर एक केस है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वर्सेस सुभाष चंद्रा। इस केस में एक एग्जाम सेंटर पे 1,000 से ज्यादा बच्चों ने मास कॉपिंग की थी, इसलिए बोर्ड ने किसी को भी बिना सुने सीधे पूरी एग्जाम को कैंसिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोर्ड के इस जजमेंट को अपहेल्ड किया बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाना अलग अलग उनको सुनना पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल है। उसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजंस होते हैं यूजली इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं होता जब तक कि वो इलीगल ना हो। इसके अंदर केस है बाल्को एम्प्लॉयज यूनियन केस। इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने एक पब्लिक अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। एम्प्लॉयज ने इसे चैलेंज किया ये कह के कि उन्हें सुना नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि पॉलिसी डिसीजन में हियरिंग का कोई राइट नहीं है। और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। जब जो पूरा मैटर है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव हो और उसमें एजुकेशन का कोई रोल प्ले ना हो, तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं वो अप्लाई नहीं होते। जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी एकेडमिक ग्राउंड्स के ऊपर कोई एक्शन लेती है तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से बाहर हो सकता है। इसमें केस है जेएनयू वर्सेस बीएस नारवाल। एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री थी और उसे कोई भी हियरिंग नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को अपहेल्ड किया कि एकेडमिक एजुकेशन में हियरिंग की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 9 फिनिश हो गया। आई होप आपको अभी तक जितनी भी चीजें हमने कवर की क्लियर हो गई हों। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 10 और लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट पर। टॉपिक नंबर 10 है हमारा जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और उसके ग्राउंड्स। जुडिशियल रिव्यू समझते हैं सबसे पहले। जुडिशियल रिव्यू कोर्ट की एक ऐसी पावर है जिससे कि वो चेक करता है कि गवर्नमेंट के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। यानी कि जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है जिससे कि कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव एक्ट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करता है और अगर वो एक्ट या फिर ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो उसे वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसके अंदर एक लाइन आती है, बी दो सो हाई द लॉ इज अबव यू। मतलब आप कितने भी बड़े हो जाओ, लॉ आपसे ऊपर ही होगा और ये रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अब जुडिशियल रिव्यू का पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन करना फंडामेंटल राइट्स का, प्रिवेंट करना आर्बिटरीनेस एंड अब्यूज ऑफ पावर, इंश्योर करना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को। इसके अंदर की बॉडीज हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। अब अगर हम स्कोप की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लिमिटेड नहीं है, काफी वाइड स्कोप है। जब भी कोर्ट किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है तो ये समझ लो कि वो अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू के 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिव्यू। इसके अंदर कोर्ट ये चेक करता है कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया है क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट एक लॉ बनाए जिससे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खत्म हो जाए, तो
कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू का यूज करके उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी और उसे कैंसिल कर देगी। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे ज्यादा ध्यान इसी चीज पे होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर रही हैं क्या वो लीगल है। चेक किया जाता है कि कहीं वो अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू ऑफ डिसीजन। इसमें हायर कोर्ट अपने सबॉर्डिनेट या फिर लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को रिव्यू करते हैं जिससे कि लीगैलिटी बनी रहे। अब हम एक एक करके ग्राउंड्स रीड करते हैं जुडिशियल रिव्यू का। सबसे पहला है अल्ट्रा वाइरीज, जिसे हम ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड, एंड वाइरीज मतलब पावर। देखो, अथॉरिटी को हमेशा अपने स्टैट्यूटरी लिमिट्स के अंदर ही काम करना चाहिए। अगर वो उस लिमिट से बाहर कोई भी काम करते हैं तो वो काम क्या है? वॉइड है। सिर्फ वही पावर्स और वही एक्ट वैलिड हैं जो कि एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली लिखे हुए हैं। बाकी के सभी एक्ट जो किए जाते हैं वो फॉरबिडन है। कोर्ट ये चेक करता है कि किसी अथॉरिटी ने अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस तो नहीं किया, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का सबसे बड़ा वॉचडॉग प्रिंसिपल है। अब ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर ली है। डायरेक्टली रीड करते हैं की प्रिंसिपल। सबसे पहला है गुड फेथ रिक्वायर, मतलब कि हमेशा पावर गुड फेथ में यूज होनी चाहिए। अगर आपका इंटेंशन मेलाफाइड है तो वो अल्ट्रा वायरिस है। फिर नो अनरीजनेबल एक्सरसाइज प्रिज्यूम्ड, और लास्ट है इम्प्रॉपर मोटिव्स इज इक्वल टू अल्ट्रा वायरिस। इसके अंदर एक केस है खोडे डिस्टिलर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1995। कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी एक्शन मैनिफेस्टली अनरीजनेबल है या फिर आर्बिटरी है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दूसरा है अब्यूज ऑफ पावर, मतलब जहां हम हमारे डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज करते हैं। इसके कुछ सब ग्राउंड हैं। सबसे पहला है इररिलेवेंट कंसिडरेशंस। डिस्क्रिशनरी पावर का यूज हमेशा लॉ के पर्पस के हिसाब से होना चाहिए। अगर डिसीजन लेते वक्त ऑफिसर ऐसी बातों पर ध्यान दे रहा है जो कि लॉ से जुड़ी हुई नहीं है तो वो एक्शन वॉइड हो जाते हैं। अथॉरिटी को सिर्फ वही फैक्टर्स देखने चाहिए जो स्टैट्यूट स्पेसिफाई करता है। अगर स्टैट्यूट साइलेंट है तो एक्ट का जो पर्पस है वो गाइड करेगा। इसके अंदर केस कौन सा है? वेडनसबरी केस। इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है सब ग्राउंड इम्प्रॉपर पर्पस। लॉ ने आपको पावर दी है पब्लिक गुड के लिए, लेकिन अगर आप उस पावर का किसी गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे फ्रॉड ऑफ पावर भी कहते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ऑफिसर की इंटेंशन मेलाफाइड हो सकता है कि वो अच्छे इंटेंशन से काम कर रहा हो, लेकिन वो इंटेंशन लॉ के हिसाब से गलत हो। इसके अंदर केस कौन से हैं? प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड सुमन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1983। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो आर्बिटरी विम्स पर नहीं बल्कि रेलेवेंस एंड रीजन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। थर्ड है एरर ऑफ लॉ। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में कोई भी ऐसी लीगल गलती है जो फेस ऑफ द रिकॉर्ड पर दिख रही है तो कोर्ट उसे सर्शुररी रिट का यूज करके कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि गलती ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए किसी डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, और कोर्ट सिर्फ एरर ऑफ लॉ को करेक्ट करता है, एरर ऑफ फैक्ट को नहीं। इसके अंदर केस है सैयद याकूब वर्सेस के एस राधाकृष्णन 1964 के। इस केस के अंदर ये चीज क्लैरिफाई की गई कि फैक्चुअल एरर्स को रिव्यू नहीं किया जाता अनलेस तीन कंडीशंस हो। पहला, किसी भी एडमिसिबल एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया हो। दूसरा, इन एडमिसिबल एविडेंस को एक्सेप्ट कर लिया हो। या फिर तीसरा, फाइंडिंग्स का कोई एविडेंस ही ना हो। फिर है अनऑथोराइज्ड डेलीगेशन, जिसके अंदर इस मैक्सिम को हम अच्छे से समझ चुके हैं। सी, लॉ ने ट्रस्ट किया है आपके जजमेंट के ऊपर और आप बिना परमिशन अपने पावर को किसी सबॉर्डिनेट को नहीं ट्रांसफर कर सकते, और आपने अगर बिना अथॉरिटी अपनी पावर को किसी सबॉर्डिनेट को डेलीगेट किया तो वो एक्ट वॉइड हो जाएगा। उसके बाद है फेटरिंग ऑफ डिस्क्रिशन। जब कोई अथॉरिटी पहले से ही कोई रिजिड पॉलिसी या रूल्स बना लेती है और फिर हर एक केस को उसके मेरिट्स पे देखने की बजाय टेक्निकल तरीके से सिर्फ रूल्स को अप्लाई करती है तो उसे फेटरिंग कहते हैं। डिस्क्रिशन मतलब कि हर केस के फैक्ट्स को अलग देखा जाए। अब पॉलिसी बनाना गलत नहीं है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर कोई केस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर फॉल कर रहा है तो अथॉरिटी को एक्सेप्शनल डिसीजन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अंदर केस है सोमा भाई वर्सेस स्टेट, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो रिजिड फॉर्मूलाज होते हैं वो डिस्क्रिशन के पर्पस को खत्म कर देते हैं क्योंकि हर केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। थर्ड है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब एक बहुत ही फेमस लाइन है कि बंदूक से मक्खी नहीं मारनी चाहिए। आपका जो एक्ट है
आपके ऑब्जेक्टिव के साथ बैलेंस में होना चाहिए। ये ग्राउंड ये इंश्योर करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से इंडिविजुअल की लिबर्टी एंड उसके राइट्स पर असर पड़ रहा है, वो लॉ के पर्पस के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अब अगर कोर्ट को लगता है कि पावर का यूज एक्सेसिव हो रहा है तो वो उसे कैंसिल कर सकते हैं। इसके अंदर केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कुलदीप सिंह 2004। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जजमेंट दिया कि पेनल्टी हमेशा मिसकंडक्ट की ग्रेविटी के हिसाब से होनी चाहिए। इवन अगर गवर्नमेंट किसी फंडामेंटल राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी नेसेसरी एंड रीजनेबल होने चाहिए। अगर वो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा बड़े हैं तो वो इलीगल हो जाएंगे। ये प्रोटेक्ट करता है एक्सेसिव पेनल्टीज एंड आर्बिटरी रिस्ट्रिक्शन से। उसके बाद है अनरीजनेबलनेस। यहाँ हम बात करेंगे रीजन की। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास अपना डिस्क्रिशन है, लेकिन वो मर्जी मनमानी में नहीं बदलनी चाहिए। अनरीजनेबलनेस तब होती है जब अथॉरिटी इम्प्रॉपर पर्पस से काम करे, जरूरी बातों को इग्नोर करे और फालतू की बातों पर रिले करे। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, वेटनेसबरी प्रिंसिपल। इस केस का पूरा नाम है एसोसिएटेड प्रोविंशनल पिक्चर हाउस लिमिटेड वर्सेस वेटनेसबरी कॉरपोरेशन। 1948 का ये केस है जिसके अंदर अनरीजनेबलनेस की डेफिनेशन समझाई गई कि अनरीजनेबलनेस का मतलब कि कोई डिसीजन इतना absurd है, मतलब कि फालतू और बेकार है कि दुनिया की कोई भी सेंसिबल अथॉरिटी ऐसा डिसीजन कभी नहीं देती। ये प्रिंसिपल एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहला, ये अथॉरिटी को लॉ बराबर तरीके से समझे, सारे रेलेवेंट जो भी मैटर्स हैं उन्हें कंसिडरेशन में लिया जाए और जो भी इररेलेवेंट मैटर्स हैं उन्हें बाहर रखा जाए। इसके अंदर कोर्ट तभी इंटरवीन करता है जब डिसीजन बहुत ही ज्यादा इरेशनल या एक्सट्रीम हो। उसके बाद है इरेशनैलिटी। ये भी अनरीजनेबलनेस का ही एक पार्ट है। इसका मतलब ये है कि डिसीजन के अंदर ना ही कोई लॉजिक है, ना ही रीजन है और ना ही कोई जस्टिफिकेशन है। इसके इंडिकेटर्स क्या है कि कोई एविडेंस नहीं है, मतलब डिसीजन ले लिया है पर कोई सबूत नहीं है। नो लॉजिकल नेक्सस, सबूत कुछ और कह रहे हैं, फैसला कुछ और निकल के आ रहा है। और परवर्स कंडीशंस, यानी कि ऐसा बिहेवियर या फिर आउटकम जो रियलिटी में होना चाहिए उसके टोटली अपोजिट है, कॉन्ट्रारी है। ठीक है। इसके अंदर केस है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस अजय कुमार 2003। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लॉर्ड डिप्लॉक की डेफिनेशन को साइट किया था। इनकी डेफिनेशन क्या थी कि इरेशनैलिटी का मतलब कि कोई भी डिसीजन लॉजिक और मॉरल स्टैंडर्ड के इतने खिलाफ है कि कोई भी सेंसेबल पर्सन वहां तक नहीं पहुंच सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी डिसीजन केस के मटेरियल पर बेस्ड नहीं है और लॉजिक को डिफे कर रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। उसके बाद है प्रोसीजरल इम्प्रोपेरिटी। ये डिसीजन की क्वालिटी पर नहीं बल्कि प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। इसका मतलब क्या है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लॉ के थ्रू बताए गए प्रोसीजर या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करती। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक प्रोसीजरल जस्टिस और एक सब्सटेंटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस देखता है कि क्या पार्टी को फेयर अपॉर्चुनिटी मिला, और सब्सटेंटिव जस्टिस ये देखता है कि क्या अथॉरिटी ने अपने पावर्स जो यूज किए हैं वो लिमिट के अंदर यूज किए हैं। इसके अंदर नेचुरल जस्टिस के जो ये दोनों ही प्रिंसिपल हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हर एक एडमिनिस्ट्रेटर की ये ड्यूटी होती है कि वो फेयरली एक्ट करे। अगर स्टैट्यूट के अंदर कोई प्रोसीजर दिया हुआ है तो उसे फॉलो करना मैंडेटरी है। वो फॉलो ना करना डिसीजन को वॉइड बना देगा। और अगर इन केस लॉ साइलेंट भी है और अगर किसी के स्टैट्यूटरी राइट्स के ऊपर असर पड़ रहा है तो फेयरनेस इन प्रोसीजर जो है वो इम्प्लाइड होती है। जॉन रॉल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रूल ऑफ लॉ के लिए ड्यू प्रोसेस जरूरी है जिससे कि सच्चाई का पता चल सके और लॉ इम्पार्शियल रहे। उसके बाद जुरिस्डिक्शनल एरर, मतलब कोई अथॉरिटी या तो विदाउट जुरिस्डिक्शन एक्ट कर रही है, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन एक्ट कर रही है, या फिर फेल हो जाती है एक्सरसाइज करने के लिए जुरिस्डिक्शन। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू लीगैलिटी को चेक करेगा, ना कि करेक्टनेस को।
ठीक है। अथॉरिटी को हमेशा स्टैट्यूटरी लिमिट्स के अंदर ही काम करना चाहिए। अगर कोई भी एरर विद इन जुरिस्डिक्शन है तो वो वैलिड है। मतलब कि जब कोई अथॉरिटी अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई गलती करती है तो उसका डिसीजन तब तक बाइंडिंग रहता है जब तक कि उसे अपील के अंदर चेंज ना कर दिया जाए। इसे जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करना मुश्किल है। और अगर कोई एरर आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है तो वो वॉइड माना जाता है। अब इसके अंदर केस है गुजरात मार्केटिंग बोर्ड केस 1996। उसके बाद एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, मतलब एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि जिसे पावर दी गई है डिसीजन उसी का होना चाहिए। जब कोई अथॉरिटी अपना डिस्क्रिशनरी पावर किसी और के आगे सरेंडर कर देती है और किसी और बॉडी के डिक्टेशन में काम करती है, इसे नॉन एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन कहा जाता है। मतलब आपने अपनी अक्ल चलाई ही नहीं, बस किसी का पपेट बन के काम किया। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट केस है राजगोपाल नायडू वर्सेस स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल 1964। कोर्ट ने कहा कि क्वेजी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स को एग्जीक्यूटिव की गाइडेंस में अनफेटर्ड यानी कि आजाद होना चाहिए। अगर बाहर से डायरेक्शन आएगी तो जुडिशियल इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा केस है कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन दास 1952। इस केस में ये कहा गया कि एडवाइस को एक फैक्टर की तरह कंसिडर करो, उसे एक डायरेक्टिव मत मानो कि आपको उसको फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जब कोई अथॉरिटी बिना सोचे समझे सिर्फ मैकेनिकल तरीके से या फिर सबॉर्डिनेट के ऊपर ट्रस्ट करके डिसीजन ले लेती है तो उसे कहते हैं नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इसके इंडिकेटर्स क्या हैं? कंसिडरेशन में फैक्ट्स को ना लेना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, और कॉपी पेस्ट ऑर्डर्स। ये जो डिसीजन होते हैं वो अल्ट्रा वायरिस होते हैं। इसके अंदर केस कौन सा है? बेरियम केमिकल्स वर्सेस कंपनी लॉ बोर्ड 1967। इसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह ने एक व्यू दिया था कि भले ही ओपिनियन सब्जेक्टिव हों लेकिन उसके पीछे सर्कमस्टेंसेस डेमोन्स्ट्रेबल होने चाहिए। मतलब कि रिकॉर्ड्स में दिखना चाहिए कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। उसके बाद है मेलाफाइड यानी कि बैड फेथ। जब अथॉरिटी अपने पावर को जो लॉ ने दिया है एक्सरसाइज करती है इल विल के साथ या फिर इम्प्रॉपर मोटिव के लिए तो उसे बैड फेथ या मेलाफाइड कहते हैं। दो तरीके के मेलिस होते हैं, मेलिस इन फैक्ट एंड मेलिस इन लॉ। मेलिस इन फैक्ट मतलब जब आपकी किसी से पर्सनल दुश्मनी होती है और आप लॉ के दिए गए पावर को उसे नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा मेलिस इन लॉ, जब पर्सनल दुश्मनी नहीं है लेकिन आपने लॉ के पावर को लॉ के बताए हुए ऑब्जेक्टिव से हटके किसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया। अब मेलिस को प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत होती है। इसके अंदर केस है सोमेश तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009। कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर मेलिस प्रूफ हो जाता है तो स्टैट्यूटरी पावर का जो एक्सरसाइज है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इसका मतलब क्या है कि जब अथॉरिटी दिखाती तो ये है कि वो लॉ के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, लेकिन वो रियलिटी में लॉ की पावर का यूज किसी अनऑथोराइज काम के लिए कर रहे होते हैं। इसके अंदर डिस्गाइज या फिर एक नेचर ऑफ ट्रांसग्रेशन होता है, मतलब कि ये छुपा हुआ होता है। अथॉरिटी लॉफुल पावर का एक बहाना यूज करती है। ठीक है। What cannot be done directly cannot be done indirectly। अथॉरिटी प्रिटेंड करती है लॉफुल एक्शन को, एक्चुअली वो परस्यू कर रहे होते हैं कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर दो केसेस हैं, अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। कोर्ट ने इसमें समझाया कि अथॉरिटी कलरेबल एक्सरसाइज के अंदर अपनी लिमिट्स को एक पर्दे के पीछे छुपाकर क्रॉस करती है। दूसरा केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 2005, जिसमें कोर्ट ने ये क्लियर किया कि अगर किसी लॉफुल ऑब्जेक्टिव को सिर्फ एक गाइस यानी कि मुखौटे की तरह यूज किया जाए तो वो एक्शन सस्टेन नहीं कर सकता। अब इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अब ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया हो। हमने इस सेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तीनों टॉपिक को थरली कवर कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गए हों और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेटेड आपको कोई भी डाउट अब नहीं हो। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा यूनिट 2 अब खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू विदाली एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।